हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम बाह्य श्वसन की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ब्रीथिंग जो होती है उसको हम सामान्यतः एब्डोमिनल ब्रीथिंग यानी कि उधर बाह्य श्वसन और सामान्य ब्रीथिंग यानी कि यूफोनिया भी बोलते हैं। वायुमंडल की शुद्ध वायु का फेफड़ों में पहुंचाना और फेफड़ों से अशुद्ध वायु का वातावरण में पहुंचाना या बाहर निकालने की प्रक्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। तो ब्रीथिंग का मतलब ब्रीथिंग में वायुमंडल की शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंचेगी और फेफड़ों में जो CO2 रिच जो वायु है वो वायुमंडल में बाहर पहुंचेगी। इस प्रक्रिया को हम ब्रीथिंग कहते हैं। इस क्रिया में जो बाह्य वातावरण एवं फेफड़ों के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है यानी कि गैसियस एक्सचेंज होता है। और जो ब्रीथिंग होती है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक होती है एक्सटर्नल से अंदर आना, इंस्पायरेशन, और एक होता है एक्सपायरेशन। यानी कि जो इंस्पायरेशन है हम इसको अंतः श्वसन बोलते हैं। इसको हम प्रश्वसन भी बोलते हैं, जबकि जो एक्सपायरेशन है हम उसको उच्छ्वसन भी बोलते हैं। अब इंस्पायरेशन में वायुमंडल की जो शुद्ध वायु है उसको फेफड़ों में लाया जाता है, फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, जबकि एक्सपायरेशन, एक्स माने बाहर, फेफड़ों की अशुद्ध वायु जो CO2 रिच वायु है उसको फेफड़ों से वायुमंडल में बाहर भेजा जाता है। लंग्स तथा बाह्य वातावरण के बीच में जो एक दाब प्रवणता यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट स्थापित होने से लंग्स में वायु अंदर बाहर होती है। फेफड़ों में जो वायु दाब होता है यानी कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो फेफड़ों का अंदर का प्रेशर है, फेफड़ों के अंदर जो प्रेशर है, अंदर के लिए वर्ड लगाते हैं इंट्रा, फेफड़ों के लिए लगाते हैं हम पल्मोनरी, इसलिए इसका नाम है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जो वायु का जो दाब है फेफड़ों के अंदर, जिसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, वो वायुमंडल में जो वायु का दाब है या वायुमंडलीय दाब है उससे जब 1 से 3 mmHg, 1 से 3 mmHg मरकरी का मिलीमीटर दाब जो होता है mmHg जब कम होगा तब इंस्पायरेशन होगा। लेकिन जब ये दाब 1 से 3 mmHg अधिक होगा तब एक्सपायरेशन होगा। अर्थात जब लंग्स में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी कि वायुमंडल का जो दाब, जो एयर का वायु का जो दाब है फेफड़े के अंदर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जब वो वायुमंडल में वायु के दाब या वायुमंडलीय दाब से 1 से 3 mmHg कम होगा तब एयर अंदर आएगी, इंस्पायरेशन होगा। जब वायुमंडल का जो दाब होता है, वायुमंडल दाब होता है, वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा, तब एयर बाहर निकलेगी। अर्थात जब लंग्स में प्रेशर कम होगा वायुमंडल से, दाब से, या वायु के जो दाब है वायुमंडल में उससे जब कम होगा 1 से 3 mmHg तो इंस्पायरेशन होगा, एयर अंदर आएगी। इसका मतलब जो वायुमंडलीय दाब की तुलना में लंग्स में एक निगेटिव दाब होता है, निगेटिव प्रेशर होता है, ऋणात्मक प्रेशर होता है, तब इंस्पायरेशन होता है। इसीलिए हमारे लंग्स को निगेटिव प्रेशर लंग्स भी कहते हैं। अब जो अंतः श्वसन है, इंस्पायरेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्पायरेशन होने के लिए
जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कम होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा से कम की ओर एयर आएगी। लेकिन एक्सपायरेशन में जो 1 से 3 mmHg इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वायुमंडल की ओर एयर जाएगी। अब इंस्पायरेशन में नॉर्मली 2 सेकंड का समय लगता है और जबकि जो एक्सपायरेशन है उसमें 3 सेकंड का समय लगता है। जो इंस्पायरेशन होता है वो वह प्रक्रिया है जिसमें गैसीय विनिमय के लिए वायुमंडल से स्वच्छ एयर से मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है, स्वच्छ वायु का लंग्स में अंदर आना होता है, यानी कि लंग्स में एयर का अंदर खींचना क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है। तो गैसीय विनिमय के लिए वायुमंडल से स्वच्छ वायु का लंग्स में आना, लंग्स में वायु का खींचना इंस्पायरेशन कहलाता है और ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है। कभी कभी इसमें से अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें हम अंतर भी पता चल जाएगा साथ साथ कि ये 2 सेकंड में होता है, 3 सेकंड में होता है, ये सक्रिय प्रोसेस है और ये निष्क्रिय प्रोसेस है, यानी कि ये इनएक्टिव प्रक्रिया है। इसमें इसकी डेफिनेशन एक अंतर हो गया कि इसमें फेफड़ों के अंदर एयर को खींचा जाता है वायुमंडल से, इसमें फेफड़ों से CO2 रिच एयर को बाहर फेंका जाता है। इसमें जो अंदर एयर आती है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, CO2 कम होती है, इसमें जो बाहर एयर निकलती है उसमें CO2 ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है। अब जब इंस्पायरेशन होता है तो उसके समय जो घटनाएं घटती हैं वो क्या है कि जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम की जो रेडियल मसल्स है यानी कि अरीय पेशियां है, जो डायाफ्राम की रेडियल मसल है उनमें का संकुचन होता है, अर्थात वो सिकुड़ती हैं। अब उनके सिकुड़ने से क्या होगा, डायफ्राम गुंबद से, डायाफ्राम गुंबद आकार से क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। अब साथ ही साथ क्या होगा कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है यानी कि बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो होती हैं उनमें भी संकुचन होगा, में संकुचन होगा। अब इससे क्या होगा कि जो पसलियों का जो ऊपर उठना होता है जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और स्टर्नम आगे की तरफ और बाहर की तरफ खसकता है, तो डायफ्राम के चपटा होने से ऊपर वाली जो वक्षीय गुहा है उसका आयतन बढ़ता है। साथ ही साथ जो पसलियां हैं उनकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यानी कि बाह्य अंतर परशुक पेशियां उनमें भी संकुचन होता है। इससे पसलियां ऊपर उठती हैं और स्टर्नम आगे तथा बाहर की ओर आता है। इन दोनों प्रक्रियाओं से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और इनसे क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। का बढ़ना प्लस साथ ही साथ जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो फेफड़ों का आयतन भी बढ़ता है। तो इससे वक्ष गुहा तथा फेफड़ों का आयतन बढ़ता है। अब इससे क्या होगा कि बढ़ने से अब फेफड़ों में जो वायु दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से 1 से 3 mmHg कम हो जाता है। तो अब क्योंकि जो पहले इस पर जो दाब था वो कम लग रहा था, क्योंकि अब ये फैल गए हैं। फैलने से क्या होगा कि ये वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब पहले से ज़्यादा स्पेस हो गया फेफड़ों में। अब फेफड़ों के फैलने से क्या होगा कि उसमें जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा कि फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब या वायु का जो दाब है वो दाब 1 से 3 mmHg कम हो जाएगा। किससे? वायुमंडलीय दाब से। तो फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब से
वायुमंडलीय दाब से 1 से 3 mmHg कम हो जाएगा। हमने पहले ही डिस्कस करा कि जब नेगेटिव प्रेशर होगा तब वायु अंदर आएगी, यानी कि जब वायुमंडल में दाब ज्यादा होगा फेफड़ों में कम होगा। तो अब इससे क्या होगा कि फेफड़ों में जो वायुमंडलीय दाब है वो बाह्य वायुमंडल दाब से कम हो गया, कितना 1 से 3 mmHg। और इससे क्या होगा, इस निगेटिव दाब के कारण, इस निगेटिव दाब के कारण वायुमंडल से एयर फेफड़ों में आ जाती है। तो इंस्पायरेशन एक सक्रिय प्रोसेस है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है, 2 सेकंड लगता है। सबसे पहले डायफ्राम की रेडियल मसल्स में संकुचन होता है, जिससे डायफ्राम नॉर्मल गुंबद डोम शेप से फ्लैट हो जाता है। इससे क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी संकुचन होता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि पसलियां ऊपर उठती हैं और स्टर्नम आगे और बाहर की तरफ आता है। इससे दोनों प्रक्रियाओं से अब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, प्लस फेफड़ों पर जो आयतन होता है वो बढ़ता है। इससे वहां जो दाब होता है वो कम हो जाता है 1 से 3 mmHg बाह्य वायुमंडल से, और एयर जो होती है श्वसन मार्ग से, यानी कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उससे होती हुई फेफड़ों के अंदर आ जाती है। अब जो एक्सपायरेशन होता है वो एक निष्क्रिय प्रोसेस होता है, एक पैसिव प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती है। इसमें इस समय किसी भी पेशी में संकुचन नहीं होता है। केवल जो पेशियां जिनमें संकुचन यहां होता है, डायफ्राम की रेडियल पेशियों में संकुचन होता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में संकुचन होता है। इन संकुचन की जगह अब इनमें वापस रिलैक्सेशन होगा, शिथिलन होता है, जिससे डायफ्राम अपने नॉर्मल आकार में आ जाएगा, गुंबद के आकार का हो जाएगा। जो स्टर्नम है और रिब्स है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाएगी। वक्ष गुहाकार, उसका फेफड़ों का आयतन घट जाएगा। फेफड़ों के अंदर जो वायुमंडल दाब है वो 1 से 3 mmHg वायुमंडल दाब से अधिक हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जो एयर है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी। तो एक्सपायरेशन में सबसे पहले क्या होगा कि डायाफ्राम की रेडियल मसल्स में शिथिलन, इससे क्या होगा, जो डायाफ्राम है का सामान्य डोम शेप्ड, यानी कि गुंबद के आकार का होना है, डोम शेप्ड होना। इससे साथ ही साथ क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में शिथिलन। अब इससे वक्ष गुहा का आयतन घटा था। वक्ष गुहा का, इस वाले में क्या हुआ था कि वक्ष गुहा का आकार बढ़ा था, तो इसमें घटना। इसके साथ साथ इससे भी जो स्टर्नम है, यानी कि जो स्टर्नम और पेशिया अपने नॉर्मल शेप में, स्टर्नम तथा रिब्स अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगी। इससे वक्ष गुहा का आयतन और घटेगा। अब होगा क्या, फेफड़ों पर, अब यहां पर क्या हुआ था कि जो फेफड़ों पर जो आयतन था वो बढ़ रहा था, फेफड़ों का आयतन घटना। अब जब बढ़ा था तो क्या हुआ था, वायुमंडल दाब कम हुआ था, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, यानी कि जो फेफड़ों के अंदर प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो 1 से 3 mmHg वायुमंडल दाब से अधिक और एयर बाहर, वायुमंडल के अंदर बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से एयर अंदर आती है और बाहर
निकल जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।